गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, क्यों होता है, ये कुछ चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आगे की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आप लोगों को मजा आएगा। और एक एक्टिविटी भी है, ये एक्टिविटी भी आप लोग चाहें तो अपने लैब में या अपने घर पे कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने जब डेविएशन की बात की थी, पहले हम समझे डेविएशन क्या है। अगर ये प्रिज्म ना होता तो इंसिडेंट रे ऐसे जाती। अब इंसिडेंट रे से ये सारी रेज जो है डेविएट हो जाती हैं। ये एंगल ऑफ डेविएशन रेड के लिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए, वायलेट के लिए। अब इसके पीछे कॉज क्या है, ऐसा होता क्यों है, ये बात हम लोग समझेंगे। पीछे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए किया था, और मोनोक्रोमेटिक का एक स्पेशल कॉन्सेप्ट हमें मिला था, डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। स्पेशल केस था। ए यहां पे प्रिज्म एंगल था, अगर आपको याद हो तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का म्यू था, और जो डेविएशन है वो डेल्टा था। अब नो डाउट डेविएशन जो है वो एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक प्रिज्म एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं डियर स्टूडेंट्स, तो म्यू जो है वो कहीं ना कहीं वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है। एक रिलेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, कॉचीज रिलेशन। तो कॉचीज रिलेशन हमें इस बात को बताएगा कि म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस सी ओवर लैम्डा टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं मैं यहां से सिर्फ इतना समझ सकता हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब अगर मैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ प्लेस कर दूं, तो कहीं ना कहीं जो डेविएशन है वो भी मेरा प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1 अपॉन लैम्डा के या 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर के। अब डियर स्टूडेंट, जब तक मैं यहां से मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल रहा था तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक ही डेविएशन मिल रहा था। लेकिन अगर मैं व्हाइट लाइट यहां से इंसिडेंट करता हूं, तो व्हाइट लाइट के केस में क्या होगा, व्हाइट लाइट तो कॉन्स्टिट्यूट होती है लगभग 4000 वेवलेंथ से। वो 4000 वेवलेंथ शुरू होती है कहां से, वॉयलेट से, और खत्म होती है कहां पे, रेड पे। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा कि जो वॉयलेट कलर होता है उसकी जो मिनिमम वेवलेंथ है वो होती है 3900 एंगस्ट्रम, और जो रेड कलर है इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है 7800। डिफरेंट बुक्स में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, एंगस्ट्रम जो है वो 10⁻⁻10 होता है। तो कोई इसे 4000 कह सकता है, कोई इसे 8000 कह सकता है, डजंट मैटर। लेकिन ये नॉर्मल चीज जो मुझे मिली है मैंने वो आपको बताई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चूंकि व्हाइट लाइट के अंदर बहुत सारे वेवलेंथ्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये जो डेल्टा है, डेविएशन है, चूंकि वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑब्वियसली एक ही प्रिज्म से व्हाइट लाइट में जितने भी कांस्टेंट कलर्स हैं वो अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन लेकर के यहां पे डेविएट हो जाएंगे। अल्टीमेटली होगा क्या, होगा ये कि मेरे को यहां पे स्पेक्ट्रम मिलेगा। सबसे कम वेवलेंथ यहां पे है वॉयलेट की। अब सबसे कम वेवलेंथ अगर वॉयलेट की है तो डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, वही मुझे दिखाई दे रहा है। वॉयलेट में डेविएशन सबसे ज्यादा है, डेल्टा बी। इसी तरह से रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है विजिबल रीजन के अंदर। अल्टीमेटली रेड में जो डेविएशन होगा वो सबसे कम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात और भी मैं क्लियर कर दूं, यहां तो हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, व्हाइट लाइट की बात कर रहे हैं। इनकेस यहां पे मोबाइल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं, या अल्ट्रावायलेट रेज है, या इंफ्रारेड रेज है, भाई वो भी तो नेचर में विजिबल रेज जैसी ही हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनमें भी इसी तरह का डेविएशन मुझे देखने के लिए मिलेगा। और डियर स्टूडेंट्स, यहां एक ब्रीफ मैं करना चाहूंगा। ऑप्टिक्स का वेटेज दोबारा से काफी ज्यादा बढ़ गया है। रीजन इसके पीछे यही है कि पहले हम इस ऑप्टिक्स को सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, लेकिन अब हम इसको देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज बहुत ज्यादा हो गया है जब से हमने मोबाइल टेलीफोनी शुरू किया है, वाईफाई शुरू किया है, तब से। तो नो डाउट जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो लेंस की बात हो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात हो, मिरर की बात हो, प्रिज्म की बात हो, आगे हम टेलीस्कोप पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, तो वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स
विजिबल रीजन के साथ साथ हम लोग यूज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट के लिए एज वेल एज इंफ्रारेड के लिए, हीट रेडिएशंस के लिए, माइक्रोवेव्स के लिए। तो उन सारे के सारे फिनोमिना को हम लोग बिल्कुल इसी के एनालॉगस डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए इसकी वेटेज और ज्यादा बढ़ गई है। चलिए अब मैं आता हूं अपने मेन मुद्दे पे। मेरा मेन मुद्दा क्या था? मेन मुद्दा था डिस्पर्जन। तो बेसिकली डिस्पर्जन इज अ फिनोमिना। अब डिस्पर्जन हो किसका रहा है? व्हाइट लाइट का। मोनोक्रोमेटिक लाइट में तो सिर्फ डेविएशन होगा, लेकिन व्हाइट लाइट चूंकि कॉन्स्टिट्यूट है किससे? बहुत सारी वेवलेंथ से, 4000 वेवलेंथ से कॉन्स्टिट्यूट है। तो ये 4000 वेवलेंथ सारी की सारी अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन लेकर के यहां पे ब्रेकअप हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, ये डेफिनेशन हमने यहां दे रखी है। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट्स कलर्स। अब ये कंपोनेंट्स कलर क्या है? ये हमारे 3900 एंगस्ट्रॉम से शुरू होते हैं और 7800 एंगस्ट्रॉम पे जाके खत्म होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 4000 कलर है, जो हम लोग यहां पे कहते हैं ना विवग्योर सिर्फ 7 कलर है। 7 कलर तो हमारी आई बड़े आराम से रिकॉग्नाइज कर पाती है, लेकिन ये एक्चुअल में 4000 अलग अलग कलर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्पर्जन जो है वो स्प्लिटिंग है किसका? व्हाइट लाइट का। किसमें? दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। किसकी वजह से होता है? प्रिज्म की वजह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों होता है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जो डेविएशन है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब सबकी वेवलेंथ अलग अलग है तो डेविएशन सबका अलग अलग होगा। अल्टीमेटली व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। तो देखिए, समझने के लिए मैंने इतनी सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस की, रोड मेमोरी में कुछ नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो 3 लाइन की डेफिनेशन है डिस्पर्जन की। आई होप सो ये आप लोगों को समझ में यहां से आ गई होगी। जो भी चीजें हैं मैंने आपको एनोटेट करके समझा रखी हैं, आगे लिख भी रखी हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये हमें मिल गया, सबसे नीचे वायलेट, सबसे ऊपर रेड, और ये हमारा कॉन्सेप्ट। यहां पे हम लोगों ने डबल प्रिज्म लगाया उल्टा करके, यानी जो स्प्लिटिंग अप हुआ था उसको दोबारा से हम लोगों ने जोड़ दिया अपोजिट प्रिज्म लगा के। यहां पे स्प्लिट हुआ था, यहां पे ये रिकंबाइन हो जाएगा और व्हाइट लाइट हमने यहां से इंसिडेंट कराएगी, व्हाइट लाइट ही बाहर ले जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रिलेशन हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ को लेकर के, ये हमारे पास में यहां दे रखा है। कॉचीज रिलेशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। नो डाउट यहां वेवलेंथ के बारे में बता रखा है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है 7800 एंगस्ट्रॉम, वायलेट की सबसे कम है 3900 एंगस्ट्रॉम। अब ये दोनों फार्मूले मैंने पहले ऊपर ही आपको डिस्कस कर दिया है डियर स्टूडेंट्स। यहां वेवलेंथ के बारे में दे रखा है आपको। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें दे रखे हैं। जैसे वायलेट का जो वेवलेंथ है वो 3969 एंगस्ट्रॉम अगर हम कंसीडर करते हैं, हालांकि शुरू हो जाता है 3900 से। तो क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.533 होता है और फ्लिंट ग्लास का 1.663 होता है। अगर यही चीज मैं रेड में देखता हूं तो रेड का भी कौन सा वेवलेंथ 6563 एंगस्ट्रॉम, उस पे जो क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.515 होता है और ये 1.622 होता है। तो डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कलर के ऊपर या वेवलेंथ के ऊपर इस तरीके से वेरी करता है। ये टेबल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में सिर्फ एक ओवरव्यू आप लोगों ने इसका रखा है। चलिए अब देखिए, जो डिस्पर्जन हमने पढ़ा उसी के बेसिस पे एक अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज एंगुलर डिस्पर्जन एंड डिस्पर्सिव पावर। देखिए, अगर आपको क्लियर हो गया डिस्पर्जन तो एंगुलर डिस्पर्जन भी बड़े आराम से क्लियर होगा और डिस्पर्सिव पावर भी बड़े आराम से क्लियर होगी। डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये जो मेरे पास एंगल मिल रहा है वायलेट के लिए, दैट इज एंगुलर डिस्पर्जन फॉर वायलेट, और ये जो मेरे को मिल रहा है रेड के लिए, ये डेविएशन फॉर रेड। अब अगर इन दोनों के बीच का एंगल मैं निकालना चाहता हूं, या यहां से ये एंगल मैं निकालना चाहता हूं, किस किस के बीच में? रेड और वायलेट के बीच में, इसे मैं कहूंगा क्या? एंगुलर डिस्पर्जन। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यानी बड़े वाले एंगल में से छोटे वाला एंगल अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे इन दोनों के बीच में जो डेविएशन हुआ है वो पता लग जाएगा, और इसी को मैं कहता हूं एंगुलर डिस्पर्जन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको अब मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लेकर के आ जाता हूं, बड़े आराम से निकल के आता है। देखिए क्या है,
ये देखें, हमारे पास जनरल फॉर्मूला था क्या, डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब अगर मैं रेड के लिए निकालना चाहता हूं, चलिए वॉयलेट के लिए निकालना चाहता हूं, तो डेल्टा V इक्वल टू म्यू वी माइनस ए, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वॉयलेट के लिए अलग है, ऊपर मैंने टेबल में दे रखा है। इसी तरह से रेड के लिए अगर निकालता हूं तो म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब अगर मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, दोनों कलर्स के बीच में जो डेविएशन हुआ है, जिसे मैं एंगुलर डिस्पर्जन कह रहा हूं, तो मेरे को क्या करना होगा, डेल्टा V की वैल्यू में से डेल्टा R की वैल्यू को क्या करना होगा बच्चे, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैं यही निकाल के दिखा देता हूं आप लोगों को, दैट इज म्यू V माइनस 1 इंटू ए माइनस रेड के लिए म्यू R माइनस 1 इंटू ए। अब इसमें से आप a को कॉमन ले सकते हैं एंगुलर डिस्पर्जन के लिए, तो म्यू V माइनस 1 माइनस म्यू R प्लस 1 इंटू ए। इसको अगर आप देखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको मिल जाएगा म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए। ये आपको मिल गया क्या, एंगुलर डिस्पर्जन। क्या मिल गया बच्चों, एंगुलर डिस्पर्जन। अब इस एंगुलर डिस्पर्जन को मैं येलो कलर के लिए और देख लूं, मान लीजिए यहीं पे मैं येलो की बात करता हूं। क्यों येलो की क्यों बात करता हूं, क्योंकि येलो जो है वो मीन कलर है, तो येलो कलर मेरा यहां कहीं आएगा। इसको मैं क्या कह सकता हूं, फॉर येलो। अब येलो के लिए अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास डेल्टा V फॉर येलो या डेल्टा फॉर येलो इक्वल्स टू म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो मेरे पास था क्या, दोनों के बीच का एंगल, एंगुलर डिस्पर्जन। इसको अगर मैं येलो के साथ में ट्रीट कर दूं या येलो से इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा डिस्पर्सिव पावर। तो डियर स्टूडेंट डिस्पर्सिव पावर को नॉर्मली हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा। दैट इज इक्वल्स टू म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए, दैट इज एंगुलर डिस्पर्जन, अपॉन म्यू Y माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल आउट हो गया। ये आपको मिल गया क्या, डिस्पर्सिव पावर। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग डिस्पर्सिव पावर निकाल सकते हैं, जो एंटायरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा दोनों चीजों को लेकर के। आई होप सो इसको आप ग्रेस्प कर लेंगे, देख लेंगे। एंगुलर डिस्पर्जन भी हमें क्लियर हो गया, डिस्पर्सिव पावर भी क्लियर हो गई। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे ये यहां पे समझा दिया मैंने। एंगुलर डिस्पर्जन के लिए डेल्टा V माइनस डेल्टा R किया, ये म्यू V माइनस म्यू R इंटू ए मिल गया। अब डिस्पर्सिव पावर की बात की तो ये मीन डेविएशन जो है वो येलो कलर के लिए है डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने ऊपर जो एंगुलर डिस्पर्जन है उसको येलो कलर का जो डेविएशन है उससे डिवाइड कर दिया। इस तरह से मेरे को मिल गया म्यू V माइनस म्यू R अपॉन म्यू माइनस 1। तो ये कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स डिस्पर्सिव पावर और एंगुलर डिस्पर्जन का एज वेल एज डिस्पर्जन का। अब मैं इसके बेसिस पे एक दो न्यूमेरिकल की बात करता हूं। न्यूमेरिकल से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमने जो पढ़ा वो हमें कितना समझ में आ गया। डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल की फिर बात सुन लीजिए। कभी भी न्यूमेरिकल्स के बीच में आइडेंटिकल थिंग्स लेकर के मत चलिएगा। एक न्यूमेरिकल कर लिया तो उससे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए, अगले न्यूमेरिकल में वो कॉन्सेप्ट यूज होंगे या पीछे वाले कॉन्सेप्ट यूज होंगे, ये बात डिपेंड करेगी न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल। हमने यहाँ एक कलेक्शन दे रखा है क्वेश्चंस का, इन क्वेश्चंस को सबको आप लगा लेते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाते हैं और आप कोई भी न्यूमेरिकल फिर आराम से लगा पाएंगे। चलिए एग्जांपल नंबर 31। ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू एन इक्विलिटरल ग्लास प्रिज्म। पहली इंफॉर्मेशन मुझे यहां से मिली कि जो प्रिज्म एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। दूसरी इंफॉर्मेशन यहां से मिली कि जो इंसिडेंट एंगल है वो इमर्जेंट एंगल के बराबर है। अब कोई स्टूडेंट इसको ई से भी डिनोट करता है तो चलेगा। इफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 3.4 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, इसका मतलब जो आई डैश है या ई है वो 3/4 है किसका, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि 60 डिग्री का। डियर स्टूडेंट्स जितने भी इंफॉर्मेशन मुझे यहां तक दे रखी थी सारी इंफॉर्मेशन को मैंने 3 बातों में यहां पे लिख दिया। ये मेरा थिंक प्रोसेस है, मुझे समझ में आना चाहिए। ये तभी समझ में आएगा जब पीछे की सारी चीजें हम लोग करके आए होंगे। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है।
दूसरे पार्ट में द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म, आपको क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। आई होप सो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। यहां तो कस्टमाइज आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कस्टमाइज न्यूमेरिकल का मतलब क्या है कि जो टॉपिक पढ़ा है उसमें जो दो एक फॉर्मूला आया है उन्हीं दो एक फॉर्मूले पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो अब दो ही फॉर्मूले तो आपने पढ़ाए थे, मैं आगे देखूं उससे पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं। एक तो मैंने पढ़ा था बच्चों क्या, a प्लस डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश। ये मान लीजिए की कॉन्सेप्ट है, ये तो हर जगह लगेगा ही लगेगा। अब अगर यहां से आप जरा देखें तो आपको आपकी एक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा आपने क्या पढ़ा था जी? दूसरा आपने पढ़ा था इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन क्या था बच्चों, जल्दी बोलो। डेल्टा एम प्लस ए ओवर 2 ओवर साइन क्या था? ए बाई 2। तो अब देखिए डेल्टा एम क्या है? मिनिमम डेविएशन है। एग्जैक्टली जिस समय ये कंडीशन फुलफिल होती है कि आई जो है ई के बराबर हो या आई डैश के बराबर हो, उस समय ये एंगल ऑफ डेविएशन जो निकल के आता है यही तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला आपने ये यूज करना है, दूसरा फॉर्मूला ये यूज करना है। अब तो इसमें डाल करके मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करनी है, तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। देखें जरा आपको समझ आ गया कि नहीं आया? कैलकुलेशन भी आप लोग कर सकते हैं। आ गया? ठीक है बच्चों, चलिए मैं यहां एग्जाम में कैसे लिखना है ये बता देता हूं। मैंने की फॉर्मूला डाला a प्लस डेल्टा आई प्लस आई डैश, यहां से वैल्यूज को प्लेस किया। अब वैल्यूज को प्लेस किया आपको कहेगा ये i प्लस आई डैश, यहां 45 कैसे हो गया? वो 3/4 मल्टीप्लाइड ऑफ 60 डिग्री था, वहीं से निकल गया। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने ये लिया। अब ये स्टूडेंट्स यहां देखिए कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो देखो कुछ जो की वैल्यूज हैं, जैसे स्क्वायर रूट 2 है साइन में, 1 स्क्वायर रूट 2 है, तो ये वैल्यूज आपको या स्क्वायर रूट 3/2 है, ये वैल्यूज याद होती हैं और आपके फाइनली आंसर ऑलमोस्ट इसी में निकल के आते हैं, तो इसमें बॉदर होने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद ही होंगे। नहीं है तो आप साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख के आ सकते हैं। अब मैं एग्जांपल नंबर 32 की बात करना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स। इवन दैट यहां पे तो मैंने क्या कर रखा है, हाईलाइट भी कर, लेकिन पॉइंट्स को आपने एम्फसाइज करना है। हर क्वेश्चन कुछ नई बात बताएगा। Calculate the value of the angle of incidence when the ray of light incident on one face of an equilateral glass prism। भैया सीधी सी बात है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री आ गया जैसे ही उसने इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म कहा। अब 6वीं क्लास में आपने इक्विलैटरल का मतलब नहीं समझ रखा और अभी भी आप पढ़ना नहीं चाहते तो फिजिक्स फिर समझ लीजिए, आपके लिए मुश्किल हो सकती है। ग्लास प्रिज्म प्रोड्यूसेस द इमर्जेंट रे which just grazes along the adjacent face। अब देखो ये just grazes along the adjacent face, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों बड़ा नॉर्मल सा है। ये इक्विलैटरल प्रिज्म है और इक्विलैटरल प्रिज्म में ये इंसिडेंट रे गई, ये यहां से नॉर्मल टू प्लेन डेविएट हुई, फिर नॉर्मल टू प्लेन, अब इस फेस के साथ ये बाहर निकल रही है। इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो यहां पे 90 डिग्री है। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है जस्ट ग्रेजेस अलोंग द एडजेसेंट फेस, इसका मतलब ये है। आई होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पिक्चर बड़ा क्लियर है, ये आपका ए एंगल है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है। यहां पे बात करते हैं तो ये आपका आर एंगल है, ये आपका आर डैश एंगल है। मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत है। वही दो फॉर्मूले थे, अब आगे उसने क्या पूछा है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। क्या पूछेगा? इक्विलैटरल प्रिज्म है तो एक तो क्या होगा, डेल्टा प्लस ए इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश, एक तो ये होगा। दूसरा वही म्यू इक्वल्स टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 ओवर साइन ए बाई 2 होगा। दो ही तो फॉर्मूले हैं और है क्या। चलिए अब वो क्या पूछता है, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज स्क्वायर रूट 2, यानी म्यू इक्वल्स टू 1.414 डाल सकते हैं या आप स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है
ये बात हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये बात हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट का मैं ब्रेक आपको दूंगा और सॉल्यूशन आपको शो नहीं कर रहा हूं। सॉल्यूशन आप अपने आप से करने की कोशिश कीजिएगा जैसा मैंने यहां पे बताया है। पूछा क्या है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका मतलब आई उसने पूछा है। ये बात सबसे पहले दे रखी थी, आई उसने पूछ रखा है, तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट, दो चीजें मैंने जो आपको दे रखी है उसी के बेसिस पे आपकी कैलकुलेशन होगी। एक बार करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा। देन आफ्टर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। और उधर से फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा लेने। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो अब आप लोगों ने कैलकुलेशन कर ली होगी इसकी। मुझे लगता है कोई मुश्किल काम इसमें था। देखें एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज यहाँ पे निकल के आ गई, इसको भी हाईलाइट हमने सॉल्यूशन में किया हुआ है। अब यहाँ म्यू इक्वल्स टू पर्टिकुलर केस हमने डाला है, वही चीज म्यू इक्वल्स टू sin i ओवर sin r सेकंड फेज के लिए। अब सेकंड फेज के लिए यहाँ से r2 निकल गया, r2 प्लस r1 जो है वो a के बराबर होता है। जब तक डेरिवेशन आपको क्लियर नहीं है बच्चों, क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो डेरिवेशन आपको सारे क्लियर होने चाहिए। यहां से r1 आपका निकल के आ गया। अब वो फर्स्ट फेज के लिए बात करता है, तो यहां पे अगेन इस वाले फेज के लिए मैं और एक बार लिख के बता देता हूं आपको। इस वाले फेज के लिए, फर्स्ट फेज के लिए ये वाला और ये वाला एंगल ट्रीट होगा, और यहां पे मैं लिखूंगा म्यू इक्वल्स टू sin i ओवर sin r1। r1 मैं निकाल चुका हूं, कैसे निकाल चुका हूं, r1 प्लस r2 इक्वल्स टू कितना था, एंगल ऑफ प्रिज्म a था जिसको 60 डिग्री वो पहले कह चुका है इक्विलेटरल प्रिज्म में। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आप यहां से r1 की वैल्यू को सेपरेट करेंगे, r1 की वैल्यू को यहां डालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास फर्दर स्क्वायर रूट 2 है ही, यहां से sin i मिल जाएगा। और जब आप यहां पे sin i की बात करेंगे तो आपका आंसर हो सकता है उल्टा सीधा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप i इक्वल्स टू साइन इनवर्स, जो भी वैल्यू आती है वो यहां पे आप लिख के छोड़ देंगे, वही आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। दैट विल बी कांसेप्ट रिगार्डिंग। तो देखिए डिस्टेंस यहां आपका 50 डिग्री के टर्म्स में आ रहा है, तो छोड़ दीजिएगा। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा, एग्जांपल नंबर 33 को लेकर के। तो चलो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, बाकी तो आपको अब अपने आप से लगाने चाहिए, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 33 क्या कहता है, A ray of light PQ is incident at angle of 60 degree on the face AB of a prism of angle 30 degree। अब यहाँ एक नई बात, नया क्वेश्चन हमें मिला है कि प्रिज्म एंगल 30 है। मैं यहाँ पे प्रिज्म बना लेता हूं और ये 30 है। अब देखो बच्चों, प्रिज्म एंगल A जो है 30 है, इक्विलेटरल नहीं है, 60 डिग्री नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तो फंस गया। जो नॉर्मल मैथ पढ़ के आ रहा था फॉर्मूला वो तो यहां लगेगा नहीं, यहां पे लगेगा स्पेशल केस। हालांकि स्पेशल केस में मैंने आपको बताया था कि A जो है वो नियर अबाउट 10 डिग्री होना चाहिए, तो ये 10 डिग्री भी नहीं है और 60 डिग्री भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूं, ऑब्वियसली मुझे स्पेशल केस को ही ट्रीट करना है। बहुत अच्छे से काम करता है मेरा स्पेशल केस वाला फॉर्मूला कब, जब मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री के आसपास होता है। अब अगर ये 30 डिग्री है तो मैं इसमें नॉर्मल केस तो लगा नहीं सकता, लगाना पड़ेगा मेरे को कौन सा, स्पेशल केस ही। एज शोन इन फिगर, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिगर को बाद में देखूंगा, पहले अपनी रीजनिंग बढ़ाने की कोशिश करता हूं, लॉजिकल एबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करता हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है फिर ये जो है फिगर बनाने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। इसका मतलब ये एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है। देखो, द रे इमर्जिंग आउट द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि यहां से ये रे गई, ये नॉर्मल टू प्लेन, ये दूसरा नॉर्मल टू प्लेन, ये और ये। अब अगर ये प्रिज्म ना होता
तो ऐसी स्थिति में ये रे ऐसे जाती और ये रे ऐसे होती, तो यही तो एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको उसने इतनी लंबी चौड़ी कहानी देकर के 30 डिग्री कह रखा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन यहां पे 30 डिग्री है बच्चों। शो दैट द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस बीसी। अब देखिए ये एबीसी हमें नहीं पता था, लेकिन वो परपेंडिकुलर टू द फेस इमर्जेंट एंगल की बात कर रहा है, तो ये इमर्जेंट रे की बात कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जैक्टली क्या ये वाला जो एंगल है किस किस के बीच, नॉर्मल टू सरफेस एज वेल एज इमर्जेंट रे, ये 90 डिग्री मेरे को क्या करना है, प्रूव करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद बिना डायग्राम देखे अगर इतनी रीजनिंग मेरी क्लियर है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही नहीं आएगा, मैं कैसे मान लूं, 100% आ जाएगा। तो आपको ये रीजनिंग डेवलप करनी है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 क्वेश्चन लगाएं, लेकिन जितने क्वेश्चन लगाएं उनमें आपकी अपना थिंक प्रोसेस होना चाहिए, अपनी रीजनिंग होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपने आगे बढ़ना। तो डियर स्टूडेंट्स इसको ब्रीफ तो मैंने किया, अब आप इसको कर भी पाएंगे। स्पेशल केस आप इसमें लगाएंगे। देखिए पहले तो डायग्राम ही देख लेते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट इज देयर जो हमने आपको समझाया। अब यहां पे हमने जनरल कॉन्सेप्ट डाल दिया, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 30 डिग्री डाला है, तो यहां पे i प्लस i डैश a प्लस डेल्टा, ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको लगाना ही है। अब इसके बाद जो बात करोगे वो बात करोगे किसकी, जो स्पेशल केस के लिए हमने फॉर्मूला डाला है, जैसे i डैश 0 है, r डैश 0 है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने ये डाल दिया। चलिए अब स्टूडेंट्स आगे के जो क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से आप लोगों को एज असाइनमेंट करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आएगी तो जरूर मेरे से डिस्कस करेंगे। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और आगे मेरा कॉन्सेप्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है ये जरा मैं समझना चाहूंगा। एक बहुत छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स। देखिए होता क्या है, जब कोई भी लाइट रे किसी छोटे पार्टिकल से टकराती है, मान लीजिए ये छोटा पार्टिकल है और ये लाइट रे है, और लाइट रे भी कैसी है, व्हाइट है, ये व्हाइट लाइट रे है। जब इससे टकराएगी तो ये फैल जाएगी, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स एक तो था डिस्पर्जन जिसमें तो प्रिज्म की जरूरत थी, लेकिन यहां पर प्रिज्म की जरूरत नहीं है। यहां एक छोटा पार्टिकल है, उससे व्हाइट लाइट रे अगर टकराती है तो टकराने के बाद डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाती है, ठीक है, फैल जाती है। इसी को मैं कहता हूं स्कैटरिंग। इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, द फिनोमिना इन विच लाइट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस। लाइट जो है मीडियम के पार्टिकल से टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब आप कहेंगे सर यहां तो सिर्फ डिफ्लेक्ट होने की बात है, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि व्हाइट लाइट आई, टकराई और टकरा के डिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंट था, लेकिन डिफ्लेक्ट हो गई, यहां चली गई। डियर स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है, अगर ये मोनोक्रोमेटिक होती तो ऐसा ही होता जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन चूंकि यहां पे ये व्हाइट लाइट थी, तो जब ये टकराने का प्रोसेस होगा तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग डेविएशंस आएंगे, अलग अलग डिफ्लेक्टिंग एंगल होंगे, इसलिए ये स्प्लिट भी हो जाती है, ऐसा मैंने कहा। तो जब आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट की डिफाइन लिखेंगे तो सिर्फ इतनी सी लिखेंगे जिसमें काफी कुछ छुपा हुआ है, एग्जैक्ट पूरी डिफाइन तो ये है नहीं। व्हाइट लाइट के लिए ये कॉन्सेप्ट आएगा और मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आएगा डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो डेविएशन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हमारा किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, ये बताया हमें किसने, रैले ने, साइंटिस्ट है। तो रैले हमें ये बताते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट है वो 1/λ⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, और लैम्डा क्या है, जो भी वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं यहां से सिर्फ रेड यूज करता हूं, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो स्कैटरिंग की इंटेंसिटी सबसे कम होगी, यानी सबसे कम इसमें डेविएशन आएंगे, सबसे कम इसमें फैलाव होगा। ये वाला जो रैले का कंडीशन है वो कब लगेगा, वो सिर्फ इस कंडीशन में लगेगा जब इस पार्टिकल का साइज, जिसको मैं ए कह रहा हूं, साइज है ए, वेवलेंथ जो हमने बाहर से यूज कर रखी है उसके कंपैरेटिवली काफी छोटा है। मान लीजिए वेवलेंथ है रेड का 7800 एंगस्ट्रॉम, और ये जो पार्टिकल मैंने यूज किया है, इट में बी एयर मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट, इट में बी व्हाटएवर, सो कोई और छोटी सी चीज, कोई डस्ट पार्टिकल हो सकता है,
कोई एटम हो सकता है, उससे टकराता है तो ए उसका साइज है अपना। अब मान लीजिए ए है मेरा यहां पे कितना 2000 एंगस्ट्रॉम, तो मैं ऐसी स्थिति में इस लॉ को लगा सकता हूं, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो होगी वो वेवलेंथ की 4th पावर के रेसिप्रोकल होगी। यानी रेड कलर का जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम होगा। यही एक रीजन है कि जितने भी डेंजरस सिग्नल होते हैं, डेंजर सिग्नल होते हैं, वो सारे रेड बनाए जाते हैं, क्योंकि रेड कलर जब चलेगा तो मीडियम के पार्टिकल से टकराने के बाद उसमें फैलाव जो होगा, उसमें जो स्कैटरिंग होगी वो सबसे कम होगी। इसलिए हम लोग जितने भी सिग्नल्स डेंजर वाले होते हैं उनको रेड बनाते हैं। इसी तरह से वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो उसमें स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। तो अगर मुझे किसी चीज को दूर से देखना है तो उसका कलर रेड होगा तभी देख पाऊंगा, अदरवाइज तो नहीं। बीच में मीडियम के पार्टिकल्स हैं, उनसे नो डाउट स्कैटर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यहां कॉन्सेप्ट दिखा रखा है। ये मान लीजिए एक छोटा पार्टिकल है, ये सनलाइट है, सन से लाइट छोटे पार्टिकल का आके टकराई, ठीक है। टकराने के बाद जो हायर वेवलेंथ्स हैं जस्ट लाइक रेड, उनकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। तो हम लोगों को मॉर्निंग इवनिंग में सन की अपीयरेंस रेड होगी। दोपहर में बिल्कुल हमारे ऊपर होता है तो मैं ये कहूंगा कि स्कैटरिंग होती नहीं है, इसलिए व्हाइट हमें दिखेगा। जो स्काई है, आसमान है, उसका कलर इंडिगो या ब्लू हम लोगों को इसलिए दिखाई देता है कि वहां पे रेड हमारा सीधा क्रॉस हो जाता है और बाकी के जो कलर हैं वो स्कैटर होकर के आसमान वाला कलर बना देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स जो मैंने अभी डिस्कस किए उनको यहां पे हमने लिख रखा है। क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, रीजन यही है कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं जैसे रेन ड्रॉप्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, आइस पार्टिकल्स हैं, इनसे लाइट स्कैटर नहीं होती। तो जब ये सब सस्पेंडेड होते हैं एनवायरनमेंट में तो हमें जो क्लाउड्स हैं वो व्हाइट दिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डेंजर सिग्नल्स आर रेड, रीजन हमें दूर से इनको दिखाना होता है या दूर तक इनकी अपीयरेंस चाहिए होती है तो रेड कलर हम यूज करते हैं जिसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स एक नेचुरल फिनोमेना की, दैट इज रेनबो। देखिए, रेन का मतलब बरसात, बो का मतलब धनुष। नॉर्मली बरसात के बाद में एक धनुष जैसी आकृति या शेप हम लोगों को कई बार मिलती है, उसे हम लोग रेनबो कहते हैं। अब रेनबो के पीछे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सारे यहां हाईलाइट कर रखे हैं। रेनबो के पीछे रिफ्लेक्शन कॉज करता है, डिस्पर्जन कॉज करता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी टीआईआर कॉज करता है। ये तीनों फिनोमिना लगते हैं रेनबो बनाने में। अब रेनबो बनता कैसे है, क्या क्या इसके लिए एसेंशियल कंडीशंस हैं, वो सब हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, ये मान लीजिए मैंने कोई वाटर ड्रॉपलेट ले ली। अब सन से व्हाइट लाइट आई, क्या बच्चों, सन से व्हाइट लाइट आई और इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर पर्टिकुलर केस में एंटर कर गई, यहां रिफ्रैक्शन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेकअप हो गई, सबसे कम डेविएशन रेड का, वॉयलेट का सबसे ज्यादा। यहां लिख भी रखा है सबसे कम रेड और सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट का, क्योंकि इंसिडेंट रे मान लीजिए ये थी तो ये मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन है। इस सरफेस पे आकर के टीआईआर ले गई, इस सरफेस पे आके टीआईआर ले गई, आकर के फर्दर इन 2 पॉइंट्स पे जाके इंटरसेक्ट हुई। अल्टीमेटली यहां फिर मेरे को रिफ्रैक्शन मिला, तो यहां मुझे जो व्हाइट लाइट थी सन से मिलने वाली वो वॉयलेट और रेड में कन्वर्ट होकर के मिल गई, टूट करके मिल गई। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 1 टाइम टीआईआर हो रहा है एक रे के लिए। ये रेड और वॉयलेट दोनों के लिए दिखा रखा है। अगर मैं सिंगल रे कोई भी मोनोक्रोमेटिक दिखाता तो कोई भी मोनोक्रोमेटिक ऐसे दिखाता। 1 टाइम टीआईआर हो रहा है इसमें, इसलिए इसे हम लोग प्राइमरी के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेम सिचुएशन मेरी और भी हो सकती है जिसमें 2 टाइम्स टीआईआर हो सकता है। ये डिपेंड करेगा नेचुरल फिनोमिना में कि किस एंगल से आकर के रेज जो है वो वाटर ड्रॉपलेट में एंटर कर रही है। देखिए,
मान लीजिए वाटर ड्रॉपलेट के नीचे वाले हिस्से पे व्हाइट लाइट आके गिरती है, यहां से रिफ्रैक्शन होता है, डेविएशन हो गया दोनों में अलग अलग, रेड और वॉयलेट, ये टीआईआर हुआ, यहां टीआईआर हुआ, फिर यहां रिफ्रैक्शन हुआ, यानी 2 टाइम्स टीआईआर हो रहा है, तो इसे मैं सेकेंडरी रेनबो कहूंगा। कौन सा? सेकेंडरी रेनबो। तो डियर स्टूडेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो दोनों तरीके के आपको समझ में आ गए होंगे। ध्यान रखिए, प्राइमरी रेनबो में रेड नीचे आएगा, वॉयलेट ऊपर आएगा, जबकि सेकेंडरी रेनबो में इसका उल्टा हो जाएगा, रेड ऊपर आएगा और वॉयलेट नीचे आएगा। ये दोनों तरह की जो स्प्लिटिंग थी, दोनों तरह की जो डिस्पर्जन था, वो मैंने यहां पे आपको शो किया प्राइमरी और सेकेंडरी के नाम से। अब इन दोनों को क्लब कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्लब कर देते हैं तो ये बड़ी प्यारी सी फिगर मेरे को यहां पे मिलती है। देखें जरा क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर में दोनों ही चीजें एक साथ हो रही हैं। ये बरसात के बाद में बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स एनवायरनमेंट में सस्पेंड कर गई हैं। यहां से सनलाइट से व्हाइट लाइट आ रही है। अब हो क्या रहा है, ऊपर वाले हिस्से में 2 बार टीआईआर हो रहा है और नीचे वाले हिस्से में सिंगल टाइम टीआईआर हो रहा है। तो ऊपर वाले को सेकेंडरी रेनबो कहता हूं, नीचे वाले को प्राइमरी रेनबो कहता हूं। मेरी आई यहां पे है। प्राइमरी रेनबो में बनने वाला एंगल 41 से 43 डिग्री तक का होता है और सेकेंडरी रेनबो में 45 और 51 के बीच में होता है। नो डाउट प्राइमरी मेरा नीचे है तो वॉयलेट सबसे नीचे होगा, रेड ऊपर होगा। सेकेंडरी में वॉयलेट मेरा सबसे बाहर होगा, रेड अंदर होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी रेनबो का कॉन्सेप्ट होगा तो सेंटर में रेड दिखेगा। दोनों ही रेनबो मुझे एक साथ दिख रहे हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। अगर सिर्फ मुझे एक दिखता है तो या तो रेड ऊपर दिखेगा, रेड ऊपर दिखेगा, इसका मतलब सिर्फ प्राइमरी दिखाई दे रहा है। अगर रेड नीचे दिखेगा तो निश्चित रूप से ये सेकेंडरी दिख रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी जरा समझ सकते हैं, सेकेंडरी को मैं शो करता हूं तो ये मेरे पास रेड और सबसे ऊपर जाकर के ये वॉयलेट। अगर मैं प्राइमरी की बात करता हूं तो सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे क्या, वॉयलेट। इस तरह से ये कंप्लीट रेनबो मिल गया। बाकी तो आपको सबको पता है, यहां से VIBGYOR और यहां से VIBGYOR, इस तरीके से विवग्योर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों ही रेनबो आपको दिखते हैं। तो ऐसी जो अपीयरेंस होती है वो एनवायरनमेंट में कभी कभी होती है, एग्जैक्टली नेचुरल फिनोमिना है। हम इसको अपनी तरफ से क्रिएट करें तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी होंगी। अब क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस होनी चाहिए रेनबो के लिए वो समझिए। निश्चित रूप से जहां मेरी आई है उसके बैक साइड में कहीं सन होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एनवायरनमेंट में वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड होनी चाहिए एक पर्टिकुलर सिनेरियो में। तीसरा कॉन्सेप्ट, प्राइमरी के लिए मेरी आई पे 41 से 43 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, सेकेंडरी के लिए 51 से 54 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तभी मुझे ये रेनबो दिखाई देंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने आर्टिफिशियल रेनबो देखना है तो आर्टिफिशियल बनाया किसी ने नहीं, लेकिन कई बार हमें दिख जाता है। आप इंडिया गेट जाइएगा, इंडिया गेट पे फाउंटेन लगे हुए हैं, इवन शाम को टाइम हो आपका 3-4 बजे का, और सन जिधर से आ रहा है सन की तरफ पीठ करके आप खड़े हो जाइएगा। आई को थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ी अपनी पोजीशन को आगे पीछे करेंगे, तो जो फाउंटेन है चल रहा होगा, बंद फाउंटेन पे जाके खड़े मत हो जाना, चल रहा होगा तो नॉर्मल सी बात है, एनवायरनमेंट में एयर ड्रॉपलेट्स जो है वो सस्पेंडेड होंगे, तो आपको वहां रेनबो कई बार आर्टिफिशियली दिख जाता है। दूसरा, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी एनवायरनमेंट में नहीं देखा नेचुरल रेनबो, तो तुम बिन एक मूवी आई थी बहुत पहले, उसकी शुरुआत भी रेनबो से हुई थी और उसका एंड भी रेनबो से हुआ था। तो जरा देखिए कि डायरेक्टर ने उस रेनबो को दिखाने में क्या गलती कर रखी है। मैंने पहले ही बताया था, फिजिक्स जो है वो ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट है। आप मूवी देखने गए, अब आप उसमें क्या देख रहे हैं इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक साइंटिस्ट बनेंगे, आप एक फिलोसोफर बनेंगे, या आप एक पोएट बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिएगा कि तुम बिन में
डायरेक्टर ने जो इनिशियल और एंड में रेनबो दिखा रखा है उसमें साइंटिफिकली मिस्टेक क्या कर रखी है, तो मैं मान लूंगा कि ये जो आज कॉन्सेप्ट आपने रेनबो का पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया। आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करना चाहूंगा, रिमेनिंग बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।